नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। ह्यूमन राइट्स वॉच ने आईडीएफ पर लगाया गंभीर आरोप। गाजा और लेबनान में सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल का है मामला। आईडीएफ ने ऐसे सभी आरोपों से किया इनकार। अमेजन वर्षा वनों में भयंकर सूखा, सूख गई मदिरा और रियो नीग्रो नदी। वजह है एल नीनो और समुद्री सतह का उच्च तापमान। और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने दायर किया कॉपीराइट केस। इंटरनेट पर हो रहा था कॉपीराइट उल्लंघन। कोर्ट ने बताया धर्म ग्रंथों को कॉपीराइट फ्री। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एक कहावत बड़ी प्रचलित है जिसमें कहा जाता है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन आधुनिक युद्धों में सब कुछ जायज नहीं होता। युद्ध के लिए ऐसा ही एक नाजायज हथियार है सफेद फास्फोरस। हाल ही में वैश्विक मानवाधिकार संगठनों एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजरायल रक्षा बलों यानी आईडीएफ पर गाजा और लेबनान में सफेद फास्फोरस हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। इसके प्रयोग को अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का उल्लंघन बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून सशस्त्र संघर्ष के समूह राज्यों और गैर राज्य की जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। हालांकि आईडीएफ ने ऐसे सभी आरोपों से इनकार किया है। चलिए आपको अत्यधिक विवादास्पद सफेद फास्फोरस युद्ध सामग्री के बारे में बताते हैं। सफेद फास्फोरस एक पायरोफोरिक मटेरियल है जो ऑक्सीजन या हवा के संपर्क में आने पर बहुत तेजी से जल उठता है। इसमें गाढ़ा हल्का धुआं और साथ ही 815 डिग्री सेल्सियस की तीव्र ऊष्मा पैदा होती है। ये पायरोफोरिक पदार्थों में सबसे अस्थिर पदार्थों में से एक है। सफेद फास्फोरस से लहसुन जैसी विशिष्ट गंध निकलती है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सफेद फास्फोरस का पहली बार उपयोग कब किया गया था। 19वीं सदी के अंत में आयरिश राष्ट्रवादियों ने पहली बार सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया, जिसे फेनियन फायर के रूप में जाना जाने लगा। आपको बता दें कि फेनियन आयरिश राष्ट्रवादियों को बोला जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल बलों द्वारा ग्रेनेड, बम, गोले और रॉकेट में फास्फोरस रसायन का व्यापक उपयोग देखा गया। कुल मिलाकर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 2004 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण तक इन हथियारों का उपयोग दुनिया भर के संघर्षों में किया गया। हाल ही में रूस पर पिछले साल यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान भी सफेद फास्फोरस बम का उपयोग करने का आरोप लगा था। सफेद फास्फोरस के सैन्य उपयोग की बात करें तो इसका प्राथमिक सैन्य उपयोग एक स्मोक स्क्रीन यानी धुएं की शील्ड की तरह होता है, ताकि जमीन पर सेना की गतिविधियां छुप जाएं। सफेद फास्फोरस इंफ्रारेड ऑप्टिक्स और हथियार ट्रैकिंग सिस्टम के साथ गड़बड़ी कर सकता है। इस तरह यह गाइडेड मिसाइलों से भी बचा सकता है। सफेद फास्फोरस बहुत हानिकारक होता है। शरीर के 10% हिस्से पर भी सफेद फास्फोरस अगर लग जाए तो सिचुएशन काफी गंभीर हो सकती है। ये स्किन के कांटेक्ट में आने पर गंभीर जलन पैदा कर सकता है। सफेद फास्फोरस के कण जो शरीर में फंसे रहते हैं, हवा के संपर्क में आने पर फिर से सक्रिय हो जाते हैं, जो और दर्द को बढ़ाते हैं। सफेद फास्फोरस के कण या धुआं सांस के जरिए अंदर चला गया तो आंतरिक अंगों को भी नुकसान हो सकता है। सफेद फास्फोरस के उपयोग की कानूनी स्थिति क्या है? सफेद फास्फोरस युद्ध सामग्री पूर्ण प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं है। इसे रासायनिक हथियार नहीं माना जाता क्योंकि यह हीट और धुआं पैदा करता है, किसी प्रकार का रासायनिक जहर नहीं पैदा करता। इसका उपयोग पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन यानी सीसीडब्ल्यू द्वारा नियंत्रित होता है। सीसीडब्ल्यू में प्रोटोकॉल 3 है जो आग लगाने वाले हथियारों से संबंधित है। फिलिस्तीन और लेबनान प्रोटोकॉल 3 में शामिल हैं, जबकि इजराइल ने प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की है। चलिए आगे बढ़ें। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि गंगा जैसी नदी अगर सूख जाए या इसका पानी खत्म हो जाए तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? ऐसी ही एक घटना दक्षिण अमेरिका में हुई है। दरअसल अमेजॉन वर्षा वन इतिहास के सबसे भीषण सूखे की चपेट में है और इस क्षेत्र से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण नदियां सूख गई हैं। यहां हम अमेजन नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियों का जिक्र करेंगे। एक है मदिरा नदी और दूसरी है रियो नीग्रो नदी। आपको कंपैरिजन के लिए बता दें कि ये नदियां गंगा से काफी ज्यादा बड़ी हैं। अमेजन वर्षा वन के प्रचंड सूखे के दौर में मदिरा नदी का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से कम हो गया है। मदिरा नदी अमेजॉन नदी की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इस नदी का जल प्रवाह अमेजॉन नदी में बहने वाले पानी की कुल मात्रा का लगभग 15% है। इस नदी पर 2 विशाल जलविद्युत बांध सेंटो एंटोनियो और जिराऊ निर्माणाधीन है।
मदिरा नदी के जलस्तर कम होने के कारण सेंटो एंटोनियो जलविद्युत बांध रुक गया है। वहीं रियो नीग्रो नदी अमेजन की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। नीग्रो नदी अमेजन बेसिन का लगभग 10% हिस्सा पूरा करती है और वाटर डिस्चार्ज लेवल के हिसाब से दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी 121 वर्षों में सबसे लोएस्ट पॉइंट तक गिर गई है। पानी के स्तर गिरने से बड़ी संख्या में मछलियां और नदी डॉल्फिन, जिन्हें बोटों के नाम से जाना जाता है, मरकर बह रही हैं। इनके सड़ते शवों ने कुछ क्षेत्रों में पानी को दूषित कर दिया है, जिससे स्थानीय निवासियों को समस्याएं हो रही हैं। आपको बता दें कि अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इस वर्षा वन का एरिया ऑस्ट्रेलिया के बराबर है और यह 150 बिलियन मीट्रिक टन से भी अधिक कार्बन को स्टोर करता है। यहाँ के अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों के कारण वर्षा वनों के जंगल में आग लगना आम बात हो गई है, जिससे आसपास के शहरों में हवा की गुणवत्ता को खतरनाक स्तर तक गिरा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस भयानक सूखे की वजह क्या है। इस सूखे की वजह है एल नीनो और समुद्री सतह के उच्च तापमान का संयुक्त प्रभाव। इन एक साथ घटी दो प्राकृतिक घटनाओं ने बादल बनने में बाधा उत्पन्न की, जिससे क्षेत्र में पहले से ही कम वर्षा का स्तर और भी कम हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि सूखे की स्थिति जल्द खत्म नहीं होगी। 2022 में हुई एक स्टडी में कहा गया कि यदि मनुष्य वर्तमान दर से जीवाश्म ईंधन जलाना जारी रखता है तो वर्ष 2060 तक वर्षा वन में हर 10 वर्षों में से 9 में बड़े सूखे पड़ेंगे, जिससे ये हरे भरे जंगल से सूखे सवाना में बदल जाएगा और बड़ी मात्रा में संग्रहित कार्बन निकल जाएगा, जो बदले में ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाएगा। पिछले 5 दशकों में अमेजन का 17 से 20% हिस्सा नष्ट हो चुका है। इसलिए विशेषज्ञों के अनुसार अमेजन की रक्षा के लिए वनों की कटाई और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की तत्काल जरूरत है और जहां संभव हो नष्ट हुए क्षेत्रों को फिर से वनीकरण करना चाहिए। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ-IS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है। इस बैच की शुरुआत 23 अक्टूबर 2023 को हो रही है। यह बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 18 महीने, गोल्ड में 30 महीने और प्लैटिनम में 42 महीने तक रहेगी। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। कोर्स के प्राइस 23,999 रुपए से शुरू हो रहे हैं। इधर हाल ही में कॉपीराइट का कानून खबरों में आया। दरअसल एक संस्था है, नाम है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। इस ट्रस्ट की स्थापना उसी व्यक्ति ने की थी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी। इनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। यह ट्रस्ट भारतीय धार्मिक दर्शन और अध्यात्मवाद पर किताबें और टिप्पणियां पब्लिश करता है। ट्रस्ट ने कॉपीराइट के उल्लंघन के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया है। ट्रस्ट ने कहा कि इसके संस्थापक की रचनाओं ने धार्मिक पुस्तकों और धर्म ग्रंथों को सरल बना दिया है, जिससे आम आदमी के लिए इसे समझना आसान हो गया है। 1977 में उनकी मृत्यु के बाद से उनके काम का कॉपीराइट ट्रस्ट के पास है। ट्रस्ट ने दावा किया कि कुछ वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप और इंस्टाग्राम हैंडल उनकी अनुमति के बिना बड़ी संख्या में ट्रस्ट के कॉपीराइट कार्यों को लगभग शब्दशः अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कॉपी कर रहे थे, जो कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि क्या धार्मिक ग्रंथ कॉपीराइट कानून द्वारा संरक्षित हैं? इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि भारत में कॉपीराइट कानून क्या कहता है। कॉपीराइट एक तरह से कानूनी अधिकार है जो साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्मों और कलात्मक कामों के क्रिएटर्स को मिलता है। ये क्रिएटर्स के काम को सुरक्षा उपलब्ध कराता है ताकि क्रिएटर्स के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मौलिक काम की न तो कोई कॉपी कर सके और न ही उस पर अपना हक जता सके। जैसे मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं, आपने एक बढ़िया सी फोटो खींची और इंटरनेट में डाल दी। अब आपने देखा कि कोई व्यक्ति आपकी खींची फोटो को किसी अन्य साइट में डालकर पैसे कमा रहा है। ऐसी ही किसी सिचुएशन में आपको कॉपीराइट कानून अधिकार देता है। इस कानून में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि यह कानून परिवर्तनकारी कार्य की भी रक्षा करता है। परिवर्तनकारी कार्य वो क्रिएटिव या आर्टिस्टिक कार्य कहलाते हैं जो कुछ नया और अलग बनाने के लिए मौजूदा कंटेंट में बदलाव करते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपने रामानंद सागर की रामायण जरूर देखी होगी। अब रामानंद सागर ने ओरिजिनल रामायण तो नहीं लिखी थी। इन्होंने रामायण बनाने के लिए वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण, कृतिवास रामायण आदि मौलिक ग्रंथों से प्रेरणा लेकर अपनी रामायण सीरीज बनाई। तो रामानंद सागर का ये काम परिवर्तनकारी कार्य माना जाएगा।
और इसको कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित किया जाएगा। कॉपीराइट की अवधि की बात करें तो साहित्य, ड्रामा, संगीत, कलात्मक काम में क्रिएटर के जीवन पर्यंत और मरने के 60 साल तक सुरक्षा मिलती है, और सिनेमा, साउंड रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ और अन्य मामले में कॉपीराइट की अवधि 60 साल होती है। देखिए, कोई भी लेखन, कंटेंट, गाना और फिल्म आदि पर क्रिएटर का पूरा कानूनी अधिकार होता है। ऐसे कंटेंट का पर्सनल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कानूनी तौर पर जायज है, लेकिन इसका प्रसार और कमर्शियल उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता है। अब आते हैं सवाल पर कि क्या धार्मिक ग्रंथ कॉपीराइट कानून द्वारा संरक्षित हैं? धार्मिक ग्रंथ सार्वजनिक डोमेन में आते हैं और भारत के कॉपीराइट कानून में सार्वजनिक डोमेन में क्रिएटिव वर्क पर कोई विशेष बौद्धिक संपदा अधिकार लागू नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर धर्म ग्रंथों का एडेप्टेशन हो रहा है या ग्रंथ का स्पष्टीकरण, अर्थ व्याख्या या कोई ऑडियो विजुअल कार्य हो रहा है तो ये कॉपीराइट संरक्षण का हकदार होगा। हमने पिछले कई एपिसोड में इजराइल और यहूदियों पर आपको जानकारी दी थी। आप में से कई एस्पिरेंट्स की मांग थी कि फिलिस्तीन की कहानी भी सुनाएं, तो चलिए आज फिलिस्तीन की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, फिलिस्तीन शब्द का प्रयोग पहली बार प्राचीन यूनानी इतिहासकार और भूगोलवेत्ता हेरोडोटस द्वारा किया गया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता था क्योंकि वो पहले इतिहासकार थे जिन्होंने उस समय घटित घटनाओं को सही ढंग से दर्ज किया। इनका संबंध तुर्की से था। इन्होंने फिलिस्तीन शब्द का प्रयोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फेनेशिया यानी आधुनिक लेबनान और मिस्र के बीच की तटीय भूमि के लिए किया था। अब फिलिस्तीन शब्द भी फिलिस्तिया से आया था। फिलिस्तिया नाम ग्रीक लेखकों ने दक्षिण पश्चिमी लेवांट क्षेत्र को दिया था। लेवंत पूर्वी भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक भौगोलिक शब्द है जो अफ्रीका और यूरेशिया के बीच भूमि पुल को रिप्रेजेंट करता है। दक्षिण पश्चिमी लेवंत में के क्षेत्र में मुख्य रूप से गाजा, अश्कलोन, अशदोद, एक्रोन और गात शहर आते हैं। ये सभी वर्तमान इजराइल या फिलिस्तीन में स्थित हैं। वहीं फिलिस्तीनी कल्पना में फिलिस्तीन वो भूमि है जो समुद्र और नदी के बीच स्थित है। समुद्र यानी पूर्वी भूमध्य सागर और नदी मतलब जॉर्डन नदी और इनके बीच की भूमि फिलिस्तीन। कुल मिलाकर इस पूरी कहानी को बताने का मतलब ये हुआ कि फिलिस्तीन शब्द का उपयोग मुख्य रूप से एक जगह के नाम के लिए किया जाता था। फिलिस्तीन जातीयता या धर्म के आधार पर नहीं बना था। जो भी यहाँ रहता था वो फिलिस्तीनी कहलाता था। जैसे अपने प्यारे देश भारत में रहने वाले लोग भारतीय या हिंदुस्तानी कहलाते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, किसी भी संप्रदाय से हों। फिर इस्लाम का उदय हुआ और 7वीं शताब्दी ईस्वी में लेवंत पर अरबों का आक्रमण हुआ। अरबों की विजय के बाद फिलिस्तीन शब्द का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर काफी हद तक बंद हो गया, हालांकि यह स्थानीय उपयोग में चलता रहा। फिर जैसे जैसे इस क्षेत्र का इस्लामीकरण हुआ, यहाँ अरबी संस्कृति अपने पैर पसारने लगी। लगभग 1200 साल तक यह क्षेत्र अरबी संस्कृति के अधीन रहा। फिर प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन्स की हार हुई और 1922 में ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्र ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच बट गए। ये बंटवारा 1916 के साइक्स-पिकोट समझौते के अनुसार हुआ। ऑटोमन साम्राज्य में फिलिस्तीन एक प्रांत था जिसमें आधुनिक तुर्की, सीरिया और अरब प्रायद्वीप और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्से शामिल थे। यूरोपियंस के द्वारा खींची गई बंटवारे की ये रेखाएं 1947 में इजराइल और फिलिस्तीन राज्यों की सीमा बनी। फिर 1968 में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय चार्टर बना, मतलब फिलिस्तीन का अपना संविधान। यह फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद का आधार बनता है। इसमें फिलिस्तीनियों की धार्मिक अरब पहचान पर जोर दिया गया। चार्टर के अनुच्छेद 5 में कहा गया कि फिलिस्तीनी वे अरब नागरिक हैं जो 1947 तक आमतौर पर फिलिस्तीन में रहते थे, भले ही उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया हो या वे वहीं पर रह रहे हों। उस तारीख के बाद फिलिस्तीनी पिता से जन्मा कोई भी व्यक्ति, चाहे फिलिस्तीन के अंदर हो या उसके बाहर हो, वो भी फिलिस्तीनी है। अनुच्छेद 6 कहता है, जो यहूदी ज़ायोनी आक्रमण की शुरुआत तक आमतौर पर फिलिस्तीन में रहते थे उन्हें फिलिस्तीनी माना जाएगा। आज अधिकांश फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमान हैं। आंकड़ों के अनुसार वेस्ट बैंक में 80 से 85% आबादी और गाजा पट्टी में 99% आबादी मुस्लिम है। फिलिस्तीनी क्षेत्रों में यहूदी सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जो आबादी का 12 से 14% हैं। वहीं फिलिस्तीनी ईसाई कुल जनसंख्या का 2.5% है। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन करीब 3,297 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में लगभग 141 लाख टन अधिक है, जिसमें चावल उत्पादन का हिस्सा लगभग 1,350 लाख टन, गेहूं का 1,100 लाख टन
और कुल दालों का उत्पादन लगभग 260 लाख टन होने का अनुमान है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दुनिया के पहले इंजेक्टेबल पुरुष गर्भनिरोधक का क्लिनिकल परीक्षण पूरा किया है, जिससे पता चला है कि यह बिना किसी गंभीर दुष्प्रभाव के सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावकारी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्लिनिकल परीक्षण आयोजित करने की अनुमति ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दी गई थी। प्रधानमंत्री कल साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन करेंगे। पहला चरण 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें कुल 5 स्टेशन शामिल हैं: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। आपको बता दें कि ये ट्रेनें 15 मिनट के अंतराल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिसमें प्रत्येक रैपिड एक्स ट्रेन में एक प्रीमियम कोच भी होगा। हालिया चुनावी घोषणाओं को मद्देनजर रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने नो योर कैंडिडेट नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है, जो उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करता है। साथ ही यह नागरिकों को आपराधिक रिकॉर्ड वाले या बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को ब्राउज करने की भी अनुमति देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय ने आईटी हार्डवेयर के आयात के लिए एक ऑनलाइन आयात प्रबंधन प्रणाली शुरू की, जो कि राजस्व विभाग के सहयोग से विकसित एक एंड टू एंड ऑनलाइन प्रणाली है। इसका उद्देश्य आयात को फेसलेस, पेपरलेस और संपर्क रहित बनाना है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, साइक्स-पिकोट समझौता कब हुआ था? 1916, 1917, 1914 या फिर 1913? अगला प्रश्न है, अमेजन नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है मदीरा, वोल्गा, रियो टिंटो या फिर हडसन? पिछले बुलेटिन के प्रश्न पर नजर डालते हैं और उनके सही जवाब क्या हैं ये देखते हैं। पहला प्रश्न था, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम के तहत इच्छुक महिला 25 से 55 वर्ष की आयु के बीच की विधवा या तलाकशुदा है। केवल भारतीयों को ही सरोगेसी की अनुमति है। भारत में व्यावसायिक या फिर कमर्शियल सरोगेसी पर प्रतिबंध है। कूट के माध्यम से सही जवाब चुनना था, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, नरगिस दत्त अवार्ड किस फिल्म को मिला है? द कश्मीर फाइल्स, पुष्पा, गोदावरी, मिमी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, द कश्मीर फाइल्स। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर रोजाना इसकी पीडीएफ मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही इस बुलेटिन को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।